तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद यावेन सर पर। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले YouTube पे आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद यावेन सर पर मैंने मध्य प्रदेश की कंप्लीट थ्योरी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैंने मध्य प्रदेश का गठन आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों, आज से ये सीरीज फिर कंटिन्यू हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ 2-4 दिन जो गए हैं, कुछ 2-4 दिन जो गए हैं, उन 2-4 दिन में वीडियो ना आने का कारण ये रहा था, मेरा हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू यानी कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं डाल पाया था। तो दोस्तों, आज से रेगुलर अपनी वीडियो आएंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसे आप कंप्लीट तौर पर पढ़ें और उसके तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों? तो आज हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह का मतलब होता है मध्य प्रदेश के सिंबल मान लें आपने, यानी कि कोई भी पशु पक्षी, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा जीव जिसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने अपने समय पे, जब भी जितनी भी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनी है, उन्होंने उनको अपने एक सिंबल यानी एक पहचान दी है कि हम भाई हमने ये पक्षी बनाया, हमने ये जो अपना राजकीय पक्षी माना, हमने ये राजकीय पशु माना और राजकीय पुष्प, जैसे मानो कि राजकीय पक्षी जो माना है वो दूधराज माना है, शाह बुलबुल, पैराडाइज, फ्लाई कैचर। ठीक है दोस्तों? राजकीय जो पशु माना है वो बारहसिंगा माना है, रूस वर्ष, डवाउसोली, ठीक है ना, ब्रीडी प्रजाति का है। ठीक। और राजकीय वृक्ष जो माना है बरगद माना है। तो इसी तरीके से राजकीय जो वृक्ष माना है वो बरगद माना, और राजकीय खेल माना है वो मलखम माना है। तो दोस्तों, अब इसी तरीके से जो क्या माना है, किस समय पे माना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज से ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो आप इसे डेली मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डेली देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह ना कह के दोस्तों हम इनको राजकीय प्रतीक बोलेंगे, क्योंकि प्रतीक जो शब्द है एक बहुत ही मतलब एक अच्छा शब्द है। ठीक है दोस्तों? ठीक। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे राजकीय पशु। राजकीय पशु का मतलब है दोस्तों स्टेट एनिमल, यानी कि मध्य प्रदेश ने स्टेट एनिमल जिसे माना है वो है बारहसिंगा, यानी इंग्लिश में या मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रूसवर्स डवाउसोली। ठीक है ना? और इसकी जो प्रजाति यानी कि वेराइटी जिसे अपन बोलते हैं वो जिस वेराइटरी प्रजाति है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके अंतर्गत है प्रजाति जो इसकी दोस्तों है वो ब्रीडरी प्रजाति है। ब्रीडरी प्रजाति का है दोस्तों ये। और ये 12 से 14 सींगों का इसका जो सिर होता है, यानी इसका जो हेड होता है, उसके हेड पर इसकी जो हेड है, इसके हेड पर 12 से 14 सींगों का एक शाखा यानी एक ग्रुप टाइप का होता है। इसका जो हेड होता है उस पर 12 से 14 शाखाएं होती हैं। हड्डी जो सींगों की जो शाखाएं होती हैं वो 12 से 14 होती हैं दोस्तों। ठीक है ना? इसलिए इसको बारहसिंगा आप इस तरीके से ही मान सकते हैं कि ब्रीडरी प्रजाति का। ठीक है ना? इसकी प्रजाति है बारहसिंगा है। सो दोस्तों, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, नीचे ना लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ बारहसिंगा। ठीक है दोस्तों? ठीक। अब इसके अंदर इसका जो वैज्ञानिक नाम का मतलब होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब है कि जो साइंटिस्ट हो ना, जब किसी भी प्रजाति के साइंटिस्ट खोज करते हैं तो वो अपने हिसाब से कोई इंग्लिश नेम देते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रूसवर्स डवाउसोली है। रूसवर्स डवाउसोली। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डवाउसोली है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम रखा गया है वो रूसवर्स डवाउसोली रखा गया। वो किस कारण रखा गया? उसका कारण ये है कि ये जो बारहसिंगा है, यानी ये ब्रीडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है, ये बारहसिंगा दलदली जगह पर रहता है। तो दलदली जगह पर रहता है, इस कारण यानी दलदली जगह पर रहने के कारण इसका नाम, वैज्ञानिक जो नाम पड़ा है वो रूसवर्स डवाउसोली पड़ा है। ठीक है ना? इसका जो अर्थ होता है यानी इसका जो मीनिंग है, इस वर्ड का जो मीनिंग है
इस वर्ड का जो मीनिंग है वो दलदली है, दलदली हिरण, ठीक है ना, दलदली हिरण। दलदली हिरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर का मतलब है स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल और डियर का मतलब होता है हिरण, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, अब जब ये बना था, यानी कि ये तो इसकी प्रजाति होगी, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और इसका अर्थ क्या है वैज्ञानिक नाम का, वो है दलदली हिरण, दलदली हिरण, ठीक है ना, यानी स्वैम्प डियर इसका वैज्ञानिक नाम है। लेकिन जब इसको बनाया होगा, यानी कि जो मध्य प्रदेश जो बना था वो अपना 1 नवंबर 1956 को बना था। मध्य प्रदेश दोस्तों जो बना था वो 1 नवंबर 1956 को बनाया था। लेकिन जब इसकी घोषणा की गई तो उस समय जो सन चल रहा था वो 1981 का समय था, ठीक है ना। तो 1981 का समय था, यानी कि इसकी घोषणा कब की गई, इसकी जो घोषणा की गई थी वो 1 नवंबर 1981 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश में इसकी जो घोषणा की गई थी वो 1 नवंबर 1981 को की गई थी। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कब बना था, मध्य प्रदेश 1956 में बना था। लेकिन जब हम 1956 यानी कि जब अपन 1981 में से 1956 जो घटा रहे हैं तो 25 आ रहा है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष यानी 1981 में जो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, तो उस उपलक्ष्य में इसको बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु माना गया था, यानी बनाया गया था, ठीक है ना। माना गया था जब अपन मानते हैं, बनाया क्या गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसकी तो खुद एक प्रजाति है, उसको क्या बनाएगा कोई, उसको माना गया था, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, उपलक्ष्य का मतलब जो अपन जो मान सकते हैं जश्न, जश्न यानी कि अपन सेलिब्रेट अपन किसी चीज को करते हैं उसमें, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसे मानो अपने प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो चीता थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे, ठीक। जब चीता हिंदुस्तान में पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि श्योपुर जिले में पालपुर एक स्थान है, वहां पर पड़ता है। तो उस जगह का जो क्लाइमेट है वो अफ्रीकन जो चीते हैं उनके लिए सुटेबल है, यानी कि पूरे तरीके से रहने के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य से या घूमने फिरने के जो उद्देश्य से, और जितने ही मौसम है उनके आधार पर वो जो जगह है कूनो पालपुर की वो हर तरीके से उनके लिए एक बहुत ही तरीके वाली जगह है, मान लो आप उसको कि सुटेबल जगह यानी उनका घर है वो। तो इस आधार पर जब उनको वहां लिया गया था, पूरी इंडिया में सबसे पहले शुरुआत उनकी वहीं पे की गई थी, ठीक है ना। तो अब अगर उसको अपन ध्यान में रखते हुए देखें तो ऐसे ही अगर जब चीतों के लिए वो जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान अच्छा है, मतलब उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, तो इसी प्रकार से इसके लिए भी एक आवास या इसका निवास के लिए जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसको विशेष तौर पर जोर दिया गया था। उसको कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें विशेष तौर पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो आवास है, आवास, आवास यानी इसका आवास को मतलब अपन समझते हैं घर समझ सकते हैं अपन इसका, ठीक है ना, कि इसका आवास क्या है। तो इसका जो आवास था वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जगह पर है, वो बालाघाट मंडला की सीमा, बालाघाट और मंडला जिले की सीमा लगती है, बालाघाट और मंडला जिले की सीमा कान्हा-किसली से लगती है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यानी इसका हमें प्रजाति हो गई, इसका वैज्ञानिक नाम हो, साइंटिफिक नेम हो गया, इसकी घोषणा हुई, घोषणा यानी कब इसको घोषित किया गया, इसका आवास हो गया यानी इसका घर हो गया, ठीक है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट और मंडला में, ठीक है दोस्तों। अब जब मध्य प्रदेश में इसको कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, यानी वहां पर सर्वाधिक तौर पर जोर दिया गया है, तो इसी कारण इस हिरण को यानी कि इस बारहसिंगा को जो बोला जाता है, उस बारहसिंगा को कान्हा का गहना बोला जाता है, ठीक है ना। तो बारहसिंगा को कान्हा का गहना
कहा जाता है। बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। क्यों कान्हा का गहना कहा जाता है? क्योंकि एक आप ये समझ सकते हैं कि गहना जो होता है ना वो अपन गले में पहनते हैं, ज्यादातर अपन उसको माना जाए, तो उसी आधार पर इसकी जो सींग जो निकलते हैं, इसके 12 से 14 प्रकार के जो सॉरी दोस्तों 12 से 14 जो शाखाएं निकलती हैं सींगों की इसके हेड पर, तो वो एक देखने लायक चीज होती है। यानी कि उसको जब अपन देखते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसका जो हेड होता है उसको देखने में बहुत सुंदर लगता है इस कारण ठीक है ना। तो अब कोई भी जब चीज अच्छी होती है यानी उसकी प्रजाति अच्छी होती है, उसका एक बहुत ही कुदरती तौर पर उसका एक आप जो मान सकते हो उसको बनावट कुदरत ने दी है, तो इस कारण उसको और भी विशेषता मानी, उसकी और भी विशेषता या उसको और महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। ठीक है ना, कान्हा किस लिए, कान्हा किस लिए देश का, कान्हा किस लिए देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसी देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी मैं इसको भी रेड में लिख देता हूं, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसी देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर, शुभंकर का मतलब है मैस्कॉट, जिसने अपना शुभंकर, शुभंकर का मतलब है मैस्कॉट, शुभंकर जिसने अपना शुभंकर जारी किया। ठीक है ना, जिसने अपना शुभंकर जारी किया। ठीक है, और जो शुभंकर था, उस शुभंकर का नाम था भूर सिंह दा बारहसिंगा। उस शुभंकर का नाम था भूर सिंह दा बारहसिंगा। ठीक है, भूर सिंह दा बारहसिंगा। ठीक है, उस शुभंकर का नाम है भूर सिंह दा बारहसिंगा। अब जो शुभंकर बनाया था भूर सिंह दा बारहसिंगा, यानी कि एक जो हिरण की एक आकृति बनाई थी, यानी हिरण का एक डिजाइन बनाया गया था। ठीक है ना, उसको कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट उसको जारी किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि होगा। अब इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था? इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रोहन चक्रवर्ती। ठीक है ना, मैं इसको आगे लिख देता हूं। ठीक है ना, ठीक है, इसको रोहन चक्रवर्ती ने बनाया, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया, इसको रोहन चक्रवर्ती ने बनाया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो डिजाइन बनाया गया था वो सन 2017 में बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। ठीक है, 2017 में बनाया गया था। ठीक है ना, अब आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक समय था, यानी कि पहले कहानी आप ये मान सकते हैं कि मतलब एक आपको मैं पास्ट में ले जाना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। क्योंकि ब्रिडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा था इस पर सरकार का गौर गया था सन 1960 में। जब 1960 में सरकार का इस पर गौर गया था, गौर जाने का मतलब जब मान सकते हैं आप कि इस पर फोकस जब गया था गवर्नमेंट का, तो सरकार ने देखा था कि अवैध शिकार के कारण, क्योंकि इसका अवैध शिकार होता है अपन जब किसी भी जानवर का अवैध शिकार किया जाता है, उसके शिकार के केवल दो ही ज्यादातर उद्देश्य होते हैं जिन्हें अपन मान सकते हैं कि उसकी मतलब मार्केट जो ब्लैक मार्केट होती है उसमें क्या उसकी जो स्किन होती है, यानी कि उसकी स्किन जो होती है वो वहां के उसके सींग वगैरह जो होते हैं उनका आपने देखा होगा, आप समय समय पर खबर भी सुनते होंगे कि ऐसे आपने हाथियों के बारे में सुना होगा, गेंडा हाथी के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, अन्य भी कई जानवरों के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी जो ब्लैक मार्केटिंग की जाती है वो अवैध शिकार के द्वारा ही की जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पशु हत्या हो। क्यों? क्योंकि पशु हत्या भी एक अपराध है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमेशा पशु हत्या पर भी, यानी कि जो पशु
मतलब धरोहर के आधार पर माना जाए, यानी कि पशु एक अपना एक महत्व रखते हैं अपने आप में, तो इस आधार पर उनका जो शिकार है उसको गवर्नमेंट ने अवैध बताया गया। तो जब उसका शिकार हो गवर्नमेंट ने अवैध बताया गया दोस्तों, तो इस कारण जब 1960 का दशक था, 1960 में, तो 1960 का जो दशक था उस समय अवैध शिकार के और आवास की कमी के कारण 1960 में अवैध शिकार का मतलब इलीगल हंटिंग, अवैध शिकार और आवास के कारण, आवास यानी घर, सुटेबल होम। जब अम्मी है दोस्तों, अगर हमें भी सुटेबल होम नहीं मिलेगा यानी घर नहीं मिलेगा, तो अब ऐसी गर्मी है, उस गर्मी में अगर हमको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और पंखे कूलर सब बंद कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि इंसान यानी ह्यूमन भी मर जाएगा सर। तो आपको इसी का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति के लिए, हर जानवर के लिए, हर जीव के लिए, इंसान भी एक जानवर, आप हम सब एक जीव हैं, तो हर जीव को अपनी बॉडी या अपने वातावरण के, अपनी बॉडी के अनुकूल वातावरण की जरूरत पड़ती है, और तभी वो सर्वाइव कर सकता है, अन्यथा वो उसका सर्वाइव करवाना नामुमकिन है। आपको ये मालूम हो, क्योंकि मान लो आप कि अब जो स्नो लेपर्ड है यानी कि जो हिम तेंदुए वहां रहते हैं, अगर उन तेंदुओं को अगर अपन यहाँ ले आए, मध्य प्रदेश में ले आए, और मध्य प्रदेश में वो भी अपन चंबल क्षेत्र में ले आए, उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के में ले आएंगे, तो उत्तरी क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है और पानी बरसात भी कम होती है, तो वो कैसे जी पाएगा, आप भी इसे समझ सकते हैं बने आधार पर। तो इसी कारण 1960 में अवैध शिकार और आवास के कारण इनकी संख्या 66 रह गई थी। अवैध शिकार और आवास की कमी के कारण इनकी संख्या 66 रह गई। जब इनकी संख्या 66 यानी कि 66 संख्या यानी कि जब रह गई थी, तो यानी कि जब 66 संख्या मान सकते हैं कि रहना यानी कि पूरी विलुप्त मान लो, यानी कि वो जो वैरायटी पूरी तरीके से खत्म हो गई अपने देश में। तो इस कारण ये जो चलाया गया था 1981 में, और इसका ये उद्देश्य है मध्य प्रदेश को राजकीय पशु, क्योंकि जब किसी भी चीज को अपन राजकीय पशु बना लेंगे तो उसकी जो इमेज है ना, जो भी व्यक्ति जो इलीगल तरीके से काम करते हैं, उनकी नजरों में जाएंगे कि भाई हमने अगर ये काम किया तो हमको गवर्नमेंट इसके लिए पनिश करेगी, यानी कि सजा होगी, तो सजा होगी तो लाइफ बर्बाद। तो इस वजह से व्यक्ति इन सब कामों में करने से बचता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति नहीं बचेगा जब उसे गवर्नमेंट का डर नहीं हुआ, तो फिर क्यों बचेगा। और गवर्नमेंट का डर 1960 के दशक तक नहीं था, तो जब 1960 के दशक तक नहीं था तो उसी का रिजल्ट है कि 66 रह गई थी इनकी संख्या। तो अब जब 1981 में जब ये सब चीज गवर्नमेंट ने कर दी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनको जब बना दिया था अपना राजकीय पशु, तो इस कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2000 प्लस, वर्तमान मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 2000 प्लस है। ये प्लस है दोस्तों, प्लस का मतलब 2000 से ज्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। और लेकिन कहना में कहना में इनकी संख्या जो है वो 1100 प्लस है, कहना में 1100 प्लस है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में अगर टोटल आप करोगे तो 2000 प्लस है, लेकिन कहना, अकेले कहना में इनकी संख्या 1100 प्लस है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी क्वालिटी यानी विशेषता ये है, विशेषता कि ये छलांग लगाने और एक अच्छा तैराक है, छलांग लगाने और एक अच्छा तैराक है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तैराक है। यानी कि आज हमने, अब मैंने आपको दोस्तों जो पढ़ाया गया है, वो जो मैंने आपने पढ़ाया है, मैंने आपको तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पढ़ाया है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है, वो राजकीय पशु जो मध्य प्रदेश का वो बारहसिंगा है दोस्तों। तो बारहसिंगा से मध्य प्रदेश की किसी भी वनडे एग्जाम में, यहाँ मध्य प्रदेश के किसी भी वनडे एग्जाम में, या यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की एमपी जो पीएससी जो मध्य प्रदेश का जो आयोग है, मध्य प्रदेश आयोग है जो एमपी पीएससी, वो जो परीक्षा लेती है उसके अंतर्गत ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको कि प्रजाति ब्रीडरी प्रजाति है, 12 से 14 शाखाएं होती हैं। इसका जो नाम है वैज्ञानिक रूसवस डोबाउसोली है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रूसवस
इसका वैज्ञानिक नाम रूसवेल्ट ड्वाउसोली। अब रूसवेल्ट ड्वाउसोली क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ होता है ये दलदली हिरण है, यानी स्वैम्प डियर है ये, ठीक है ना दोस्तों। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 1 नवंबर 1981 को की गई थी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि आपसे अगर ये ना पूछा जाए कि इसकी घोषणा 1 नवंबर 1981 के, ये क्वेश्चन चलो आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको मध्य प्रदेश ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु घोषित किया था। तो वो कौन है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, यानी रूसवस ड्वाउसोली, ठीक है ना। अब इसका जो आवास है वो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो आवास है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली की सीमा कहाँ पे लगती है? मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट यानी बालाघाट और मंडला में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एक मान लो कि अभी तक क्वेश्चन मान लो ये पूछा गया है कि ब्रीडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो मध्य प्रदेश में किस जगह या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में उसका आवास सबसे अच्छा माना गया था। वो माना गया कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में। तो कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में माना गया तो इसकी सीमा लगती है बालाघाट प्लस मंडला से। तो बालाघाट प्लस मंडला से जब इसकी सीमा लगती है तो ये भी क्वेश्चन बनने के चांस है कि बारहसिंगा की मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जिन जिलों का जो क्लाइमेट है, जिन जिलों की जलवायु वो सर्वाधिक ब्रीडरी प्रजाति का अपना जो राजकीय पशु बारहसिंगा उसके लिए उपयुक्त है। तो मंडला प्लस बालाघाट, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है, कान्हा का गहना कहा जाता है। अब कान्हा किस लिए देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इनकी संख्या है, अब ये स्टेटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कोई कंट्री है? भारत देश है। प्रेजेंट टाइम में मध्य भारत इंडिया के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो मैस्कोट जारी करने का काम है, यानी कि शुभंकर जारी करने का जो काम है ना, वो सबसे पहले कान्हा किसली ने किया था। और कान्हा किसली ने किया था? वो कौन सा किया था? भूरसिंह द बारहसिंगा। तो भूरसिंह द बारहसिंगा किया था, वो कौन सी सन में किया था? सन 2017 में किया था। अब जो मैस्कोट है इसको कोई बनाने वाला भी होगा, उसको बनाया रोहन चक्रवर्ती ने था, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो इसके बारे में होगी, लेकिन इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गवर्नमेंट ने जो किया है उसका कारण क्या था? वो कारण सिर्फ इतना था कि 1960 में अवैध शिकार और आवास की कमी के कारण, यानी कि घर की कमी के कारण इनकी संख्या कितनी रह गई थी? मात्र 66 रह गई थी। आपको ध्यान रखना, मात्र 66 इनकी संख्या रह गई थी। इस कारण इस जानवर पे इतना जोर दिया गया था। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 2000 प्लस है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक बारहसिंगों की संख्या कहां पर है, वो कान्हा किसली में जो कि 1100 प्लस है, ठीक है ना। इसकी विशेषता ये है कि छलांग लगाने और एक अच्छा तैराक है। क्योंकि छलांग लगाने और अच्छा तैराक है, इसी कारण ही दलदली हिरण कहलाता है। क्योंकि दलदल में हमेशा आपने देखा होगा कि तैरना और छलांग लगाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दलदल में तैर नहीं पाएगा, छलांग लगा नहीं पाएगा, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विशेषता क्या है, तो ये तो आप इस दलदली हिरण के आधार पर बता दो। क्योंकि आपने कहीं भी देखा होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा, हिरण जो प्रजाति है वो चकती वगैरह ज्यादा है, छलांग ज्यादा लगाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हिरण एक इतनी से वो इतना दूर छलांग लगा देता है, ज्यादा। तो एक तो कॉन्सेप्ट वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि तैराक है। क्योंकि दलदली हिरण है, इसमें पानी ही रहता है। हर जगह पानी इतना नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जगह पानी तैरने लायक भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने आपको पढ़ाया राजकीय पशु, इस राजकीय पशु से यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ना तो मध्य प्रदेश की किसी वनडे एग्जाम में जाएगा और ना ही किसी भी आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, प्री की, केवल मेंस नहीं, प्री की संबंधित अगर कोई भी एमसीक्यू यानी एमसीक्यू यानी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे संबंधित कोई भी एग्जाम होगा, तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है राजकीय पशु, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष यानी बरगद।
तो दोस्तों हम अब पढ़ने जा रहे हैं राजकीय वृक्ष। ठीक, राजकीय वृक्ष जो अपना है वो क्या है, वो बरगद। बरगद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बनियन ट्री। ठीक है ना, बनियन ट्री। ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी जो घोषणा की गई थी वो 1 नवंबर 1981 को की गई थी। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 1 नवंबर 1981 को की गई थी। 1 नवंबर 1981 की। तो इससे भी यही क्वेश्चन बनता है, यानी आपके 2 क्वेश्चन बन गए। इसी लाइन से आपके फिर 2 क्वेश्चन बन गए कि इसकी घोषणा कब की गई थी, 1 नवंबर 1981 को, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ को। ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसको क्या क्या बोला जाता है, तो इसको बनियन ट्री बोला था। इसको इसके अन्य नाम अपन क्या क्या है, ठीक है ना, अन्य नाम। तो इसके दोस्तों जो अन्य नाम का मतलब जो होता है ना कि कोई भी जो वृक्ष होता है उनका स्थानीय तौर पे भी, वृक्ष हो जीव हो, उनके स्थानीय तौर पर आपने देखी होंगे। जैसे अपन कई चीजें हैं जो अपने उत्तर एमपी में अलग बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में अलग बोली जाती है, दक्षिण क्षेत्र में अलग बोली जाती है, ऐसा होता है। ठीक है ना। पूर्वी अगर अपन चले जाए, छत्तीसगढ़ के बेल्ट में चले जाए, तो वहां पर उन चीजों को अलग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके अन्य नाम के अंतर्गत बोला जाता है अन्य नाम। अन्य नाम में इसको बटवृक्ष, ठीक है, बड़ का पेड़, इसको बड़ का पेड़ बोला जाता है, और इंडियन बनियन। इंडियन बनियन को मतलब है भारतीय बरगद, आप इतना इसको मान सकते हैं इंडियन बनियन के नाम से। ठीक है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसके वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालिसिस। ठीक है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है फाइकस बेंगालिसिस। तो इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो फाइकस बेंगालिसिस है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस पेड़ में, यानी जो बरगद होता है, इसमें अपस्थित जड़ होती है। अपस्थित जड़ का मतलब जो होता है कि जड़ के बाद होता है अपस्थित जड़ का मतलब वो जो होता है कि ये मिट्टी है, यहां से जड़ गई, अब यहां से ये तना हो गया, और यहां से ये पेड़ फल फूल रहा है। लेकिन इसमें क्या होती है कि इसमें यहाँ से जो इसकी शाखाओं में से जो छोटी छोटी रस्सियां निकलती हैं, वो रस्सियां बड़ी होने के बाद एक कुछ समय के बाद इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो इस पेड़ को डबल सपोर्ट देना शुरू कर देती हैं, यानी कि अपने से ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि मिट्टी में दोबारा धरना शुरू हो जाती हैं, धंसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनको अपस्थली जड़ भी कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अपस्थली जड़, यानी एडवेंट, मेरे को जो बोलना है इंग्लिश में जरूर बोलना आ रहा है, मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है। एडवेंटियस रूट्स एडवेंटियस रूट्स होती हैं। क्या दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है बरगद से, तो इससे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे कि 1 नवंबर 1981 को इसको 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसका जो अन्य नाम है वो वटवृक्ष है, बड़ का पेड़ है, इंडियन बनियन है, इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसमें उपस्थिति एडवेंट से जुड़ी होती है। अब इस जो पेड़ है इसमें इसके अलावा अन्य क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि बट यानी कि जो बरगद का बट यानी बरगद का जो वृक्ष है वो आपको हर जगह मिल जाता है, तो फिर इससे अन्य कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राजकीय पक्षी। राजकीय जो पक्षी है उसका नाम है दूधराज। इसकी भी घोषणा 1 नवंबर 1981 को की गई थी, यानी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पे की गई थी। मैं आपसे बार बार ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ
मध्य प्रदेश 25वीं वर्षगांठ, यानी कि ये क्वेश्चंस पेपर में सीधे पूछते आए हैं पिछले विगत वर्षों में और आगामी परीक्षाओं में ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी के शाहबुलबुल, इसको फाबुलबुल कहते हैं, पैराडाइज फ्लाईकेचर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ट्रिपनेसोकोन पैराडीसी इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राजकीय जो पक्षी, राजकीय पक्षी है शाहबुलबुल, शाहबुलबुल या दूधराज। ठीक है, तो इसका जो राजकीय पक्षी है वो शाहबुलबुल दूधराज। इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी जो घोषणा की गई थी, घोषणा यानी कब घोषित किया गया था, तो जो घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को, ठीक है ना। 1 नवंबर 1981 को एक घोषणा किया गया था। इसके जो अन्य नाम के अंतर्गत 2 नाम तो मैंने यही लिख दिए, शाहबुलबुल या दूधराज, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इसके अन्य नाम ये हैं, अन्य नाम। इसके जो अन्य नाम है वो अन्य नाम के अंतर्गत इसके क्या है, टिटेनिया पैराडाइज फ्लाईकेचर है, दिव्य लौकी कीटमार, दिव्य लोकी का मतलब है जगत से संबंधित ना, लोक जगत, वो है लौकी नहीं है कि आप इसको लौकी समझ बैठे हैं जो खाने वाली लौकी, वो नहीं, दिव्य लोकी। अपन कहते हैं ना सर्वलोक सर्वव्यापी, उसके अंतर्गत है दिव्य लोकी, ऐसे इसको मान लो दोस्तों, दिव्य लोकी कीटमार, दिव्य लोकी कीटमार, टिटेनी, ठीक है ना, पैराडाइज फ्लाईकेचर, पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसके अंतर्गत 2 नाम मैंने इसके यहाँ लिख दिए हैं, शाहबुलबुल और दूधराज, ठीक है दोस्तों। इनको अपन दोबारा ना लिखते हैं, ठीक। अब इसके अंतर्गत इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिप्सोकोन पैराडाइसी, ट्रिप्सोकोन, मेरे को सही आ नहीं रहा लेकिन आप समझ जाएंगे, मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं, पैराडीसी, ट्रिप्सोकोन पैराडीसी, ठीक है ना। अब इसका जो आवास है, आवास के अंतर्गत ये है कि हर पक्षी का आवास जरूर होता है, क्योंकि पेड़ों का भी आवास होता है, लेकिन बनियन ट्री में ऐसा कोई था नहीं कि कोई आवास हो। आपने हर जगह देखा होगा कि बनियन ट्री हर जगह उग जाता है, ठीक है ना। आपने अपने घर के आसपास ही देखा होगा, 2-1 किलोमीटर के अंतर में आपको 25 आपको बनियन ट्री मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसका जो आवास है, यानी कि इसका बनियन ट्री के बारे में बोला है मैंने, क्योंकि अगर आप ये चीज सोच रहे हैं, मैं ये चीज आपको पॉइंट क्यों कर रहा हूँ कि आवास, बनियन ट्री के बारे में मैंने अभी दोबारा से आपको क्यों बताया, क्योंकि उसके आवास के बारे में आपको कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना दोस्तों। हर चीज की विशेषता होती है, ठीक है ना। इसके आवास की विशेषता थी इसकी बारहसिंगा की, तो मैंने आपको बताया खाना किसी। अब इसके आवास की विशेषता क्या है, 2 है, एक है सरदारपुर, एक है सैलाना। अब आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सरदारपुर और सैलाना, लेकिन मेरे लिखने से पहले आप अपने मन में ये बताइए कि ये सरदारपुर सैलाना पढ़ते कहाँ है, ठीक है ना। आवास यानी हाउस, इसका होम कहां पे इसको अच्छा लगता है, 2 जगह, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कहां पड़ता है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं लिख दूंगा, जब तक मैं सैलाना लिख रहा हूं उसके बाद लिख दूंगा सैलाना अभ्यारण्य। तो सरदारपुर पड़ता है अपना धार में और सैलाना पड़ता है अपना रतलाम में, ये धार में और ये पड़ता है आपका रतलाम। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना जरूर आता होगा कि ये कहाँ पड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये जो पक्षी मैंने आपको बताया शाहबुलबुल दूधराज, इसमें नर और मादा जो होती हैं उनमें अंतर होता है कलर का अंतर ये होता है कि इसका जो नर होता है, वो नर जो होता है ना, उसका शरीर जो होता है सफेद दूध के जैसा होता है, और उसकी जो मतलब इसका जो शरीर है
ऐसे जो बॉडी मान लें आप इसकी, जैसे कि ठीक है ना, अब इसकी जो आपने बॉडी मानी, ठीक है ना दोस्तों, इसके पैर मान लिए आपने पक्षी के, तो अब जो इसकी चोंच वगैरह जो होगी, तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसका जो शरीर है यानी इसकी जो बॉडी है, बॉडी तो है इसकी सफेद, इसकी जो बॉडी है, शरीर तो इसका सफेद है, सफेद, ठीक, और इसका जो सर है यानी कि सिर है इसका, वो काला चमकीला, इसका सिर काला चमकीला है, और इसकी जो पूंछ होती है, इसकी पूंछ ये लंबी होती है, लेकिन जो विशेषता नर की है, नर यानी मेल, नर यानी मेल, लेकिन जो मादा होती है वो हल्का भूरा और लंबी पूंछ नहीं होती है, बस इतना अंतर। अब जो मादा की अगर अपन देखे जाए, अब मैं आपको मजे तो हो गया नर, नहीं मैं इसको लिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना, लिखाऊंगा, मैं बता इसलिए रहा हूं आपको कि आपके आवाज का जो इमेज बनती है ना, वो दिमाग में आदमी के सेव हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं मादा के बारे में, ठीक है ना, यानी देखो इसके पैर हो गए, ठीक है। अब मादा के बारे में ये कि सब कुछ मादा, ये मादा है, तो मादा में अंतर क्या है कि मादा में अंतर इतना कि मादा हल्का भूरा, मादा हल्की भूरी और लंबी पूंछ नहीं होती है, लंबी पूंछ नहीं, यानी कि नर के अंतर्गत क्या है, चमकीला काला सफेद, इनमें अंतर क्या दिख रहा है, इनमें अंतर केवल ये दिख रहा है कि हल्की भूरी और लंबी पूंछ कम है, तो इतना लंबी पूंछ नहीं होती, थोड़ा कम होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। दूधराज, दूधराज में दो, हर पक्षी में दो होते हैं, नर होता है और मादा होती है, ठीक। तो जो नर की क्वालिटी क्या है, सिर काला चमकीला, सिर काला चमकीला, लंबी पूंछ, लंबी पूंछ होती है, यानी सिर काला चमकीला होता है, लंबी पूंछ होती है, और शरीर सफेद दूध जैसा, ठीक है ना, दूध जैसा, ठीक है ना। मादा के अंतर्गत केवल दो ही अंतर हैं, वो अंतर ये है कि मादा हल्की भूरी, हल्का भूरी और लंबी पूंछ नहीं होती, नहीं होती, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, मैंने आपको बताया राजकीय पक्षी के बारे में। तो राजकीय पक्षी का नाम क्या है, शाहबलबुल दूधराज, शाहबलबुल दूधराज। इसकी घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1981 को। अब ये आप खुद अपने नोटबुक में यहाँ कोष्टक लगा के ये लिखोगे कि इस दिन जो इसको घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981, इस दिन क्या था, ठीक। अन्य नाम इसका दिव्य लौकी कीटमार टिटेनी पैराडाइज फ्लाई कैचर, वैज्ञानिक नाम ट्रिप्सिकॉन पैराडिसी। इसमें कुछ अंतर भी है, वो जो भी आप देख लेना, आप समझ जाओगे, मुझे मालूम है कि आपका पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए। आवास इसका क्या है, हाउ, इसका जो होम है वो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, तो एक है सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में, ठीक। इसके अलावा इसका जो दूधराज जो ये पक्षी है, इस हर पक्षी में तो, हर इंसानों में दो ही है, नर और मादा, इसलिए इनमें भी दो ही होंगे, तीसरा कोई हो नहीं सकता। इंसानों की बात अलग है, मैं तो एक जनरल सेंस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए, फालतू की बातों पर नहीं। तो अभी नर और मादा, नर मादा के अंतर्गत सिर काला चमकीला लंबी पूंछ, शरीर सफेद जैसा, मादा हल्की भूरी लंबी पूंछ,
मादा हल्की बुरी लंबी पूंछ। तो आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, इससे बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को ढंग से तो अच्छे तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से इसको नोट करना। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आपको मैंने पूरा ये राजकीय पक्षी के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है आप मुझे पहले ये बताइए। ठीक, जल्दी से कमेंट में आप लिखें इस चीज को। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है, बताइए आपको, मुझे उम्मीद होगी कि आपको याद होगा। क्या है? मलखम्ब। ठीक है ना, इसका राजकीय मलखम्ब है। मलखम्ब को ऐसे भी लिख लो, बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको माँ और बा का यूज करो इसमें। खम्ब, खम्ब थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मेरे को। खम्ब, ठीक है दोस्तों, मलखम्ब। अब इसकी जो घोषणा की गई थी, वो जो घोषणा की गई थी 9 अप्रैल 2013 को की गई थी गजट में। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सरकार, यानी कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो पहले अपना गजट जारी करती है, यानी उसका जो गवर्नमेंट का जो गजट होता है उसे जारी करती है। तो गजट में जो आया था, जो 9 तारीख को आया था, लेकिन जिसको जो मतलब आप ये समझो कि इसको लागू जो किया था वो जस्ट दूसरे दिन यानी एक दिन बाद कर दिया था, 10 अप्रैल को कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो लागू कर दिया था एक दिन बाद कर दिया था, 10 अप्रैल को कर दिया गया था। तो इसका गजट जो आया था वो आया था 9 अप्रैल 2013 को। तो इसको जो लागू किया था 10 अप्रैल 2013 को किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो घोषणा की गई थी, घोषणा 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 पहले लिखते हैं गजट। गजट में 9 अप्रैल 2013 गजट में 9 अप्रैल 2013, और लागू जो किया गया था यानी कि पर्टिकुलर तो सर्व के हाँ अब ये हो गया, वो जो किया गया था यानी अखबारों में कब आ गया आप तो ये मानो। ठीक है ना, कॉपी किताबों में कब आया, न्यूज में कब आ गया था, सही तरीके से 2013 10 अप्रैल 2013 को ये आ गया था। ठीक है ना, अब जो ये आपने देखा होगा कि जो मलखम्ब वाले होते हैं ना, ये मलखम्ब में आपने ना तो ये पर्टिकुलर तौर पर योग करते हैं कि सॉरी, ना तो पर्टिकुलर तौर पे इसमें योग होता है, ना ही इसमें जिम्नास्ट होता है, ना ही इसमें कुश्ती होती है। इसमें योग, कुश्ती और जिम्नास्ट तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है ना, यानी इसमें 3 खेल है, योग, कुश्ती और जिम्नास्ट, तीनों का जो मिश्रण होता है। ठीक है ना, यह योग, कुश्ती यानी रेसलिंग, जिम्नास्ट को जिम्नास्टिक बोलते हैं, जिम्नास्टिक का मिश्रण होता है, अनोखा मिश्रण होता है। ठीक है ना, इसका अनोखा मिश्रण होता है। ठीक है ना, अब हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो खेल होते हैं अपने क्रिकेट को, और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय जो खेल है मध्य इंडिया के अंतर्गत वो क्रिकेट। आपने देखा होगा अन्य खेल में आदमियों की रुचि, सभी खेलों में, ऐसा नहीं है कि अपन किसी भी खेल को गलत बताएं, सभी खेल अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अपना एक वजूद रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति जो देखते हैं, शौकीन है इंडिया के अंतर्गत, तो वो मैच के अंतर्गत ही है। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि आईपीएल अलग चलता है, वनडे अलग चलता है, टेस्ट अलग चलता है, टेस्ट मैच अलग चलते हैं, और इसको क्या कहते हैं अपन, आईपीएल हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट हो गए, और इसके अलावा अन्य भी कई भी आपने छोटे छोटे टूर्नामेंट देखे हो चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से इस खेल को भी खेलने के तरीके होते हैं, यानी कि इस खेल को प्रकार मान लें आपके कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, पॉल, हैंगिंग और रोप प्रकार। खेल के प्रकार,
इसके प्रकार होते हैं 3, ठीक है ना। इसके 3 प्रकार कौन से? पॉल होता है, हैंगिंग होता है, रोप होता है। पॉल यानी लकड़ी का होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लकड़ी का होता है 8 से 9 फीट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, लकड़ी का 8 से 9 फीट, ठीक है ना। 8 से 9 फीट का पोल होता है, खंबा, ये खंबा है ना, ये पोल है, ठीक है ना। हैंगिंग होता है और होता है रोप को आप जानते हैं, रस्सी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको बताने का वो नहीं। अब गवर्नमेंट ने जब ये खेल एक मतलब ये जब इस खेल को राज्य की खेल घोषित कर दिया, तो अब जब आपने देखा होगा कि कोई भी खेल हो जब, या कोई भी अपन ये मान लें कि अपन स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि जब टीचर किसी भी खेल में, या मान लो दौड़ मान लो, या फुटबॉल मान लो, किसी भी जो रैकेट मान लो, जब ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के समय पे जब खेले जाते तो आपने देखा होगा कि टीचर्स जो थे वो उसमें इनाम रख देते थे छोटी छोटी, कि हम इसको पुरस्कार करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उससे क्या व्यक्ति की रुचि और उस खेल में बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पुरस्कृत होता है तो सभी लोगों के सामने उसको सम्मानित किया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कोई व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी कारण इस खेल के चलते इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका सर्वोच्च पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। शासन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जिसका नाम है प्रभा जोशी पुरस्कार, जिसका नाम प्रभास जोशी पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार, ठीक है ना, 2013 से, है ना, 2013 से दिया जाता है, ठीक है ना। तो राज्य मलखम्ब जो अकादमी है, अब आपने देखा होगा कि हर खेल को करने के लिए पर्टिकुलर तौर पर कोचेज होते हैं, पर्टिकुलर तौर पर उनका एक स्थान है, एक आप मान सकते एक एरिया होता है जो कि उसको डेवलप किया जाता है, उसी खेल के अनुकूल बनाया जाता है। तो जो बनाया जाता है ज्यादातर अकादमियों में बनते, अकादमी यानी अकेडमिक, ठीक है ना, अकेडमी, जैसे सॉरी अकेडमिक नहीं, अकेडमिक तो अलग हो गया, अकेडमी, ठीक है ना, इंग्लिश में अकेडमी और हिंदी में अकादमी। तो इसकी जो अकादमी है वो मलखम्ब जो अकादमी है, राज्य मलखम्ब अकादमी, वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राज्य मलखम्ब अकादमी, राज्य मलखम्ब अकादमी उज्जैन, इसको मैं रेड से लिख देता हूं तो जिससे क्या है ना आपको अलग दिखेगा, ठीक है। उज्जैन, ठीक है दोस्तों। तो आज आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जो खेल है उस खेल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के मलखम्ब में इसकी घोषणा कब की गई थी। इसी घोषणा के दो आपको पॉइंट याद रखने, एक है गजट, यानी गवर्नमेंट ने कब इसको अपने गजट में लाया, 9 अप्रैल 2013 को। दूसरा है लागू, यानी सभी को कब पता चला, यह आप समझ सकते हैं, वो 10 अप्रैल 2013 को। इस खेल में हर खेल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी विशेषता होती है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी 3 क्वालिटी है, जिसके अंतर्गत योग, कुश्ती, जिम्नास्ट, यानी 3 खेल है। इसका ये अनोखा मिश्रण है, इसमें सभी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके जो प्रकार है वो 3 है। पोल का मतलब होता है लकड़ी, आपने देखा 8 से 9 फीट होती है। दूसरा होता है हैंगिंग यानी लटक कर करने वाली होती है। रोप का मतलब रस्सी पर कलाकारी करना, ठीक है ना। इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है प्रभास जोशी पुरस्कार, जो सन 2013 में स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो अकेडमी है वो राज्य मलखम्ब अकादमी उज्जैन है, ठीक।
तो दोस्तों ये इसके क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये पुरस्कार सन 2013 से दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन है, यानी कि ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, वर्तमान में ये किसको दिया गया, यानी कुछ समय पहले किसको दिया गया, वो सब मैं आपको पुरस्कार वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये क्या है, एक सिंपल इसका क्या चल रहा है, एक मतलब ये चल रहा है कि भाई स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से धीरे 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 अपन सब चैप्टरों पे आएंगे। अगर अभी सब चीजों को बता दिया जाएगा तो हौच-पौच हो जाएगा और उसमें पढ़ने में भी कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा सर, ठीक है ना दोस्तों जी। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजकीय मछली। अब दोस्तों आप ये बताइए राजकीय मछली जल्दी से जल्दी इसका नाम क्या है और इसकी घोषणा कब की गई थी, ठीक है दोस्तों, और इसकी क्वालिटी क्या है इस मछली की, इस कारण इसको राजकीय मछली बनाया गया, राजकीय मछली, ठीक। राजकीय जो मछली है दोस्तों वो है महासीर। इसकी घोषणा कब की गई थी, जल्दी से जल्दी बताइए इसकी घोषणा कब की गई थी। इसकी जो घोषणा की गई थी 22 नवंबर 2011 को की गई थी, ठीक है। इसकी जो घोषणा की गई थी 22 नवंबर 2011 को की गई थी, 22 नवंबर 2011 को इसकी घोषणा 22 नवंबर 2011 को की गई थी। मैं आपको दो दो बार तीन तीन बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मन में ये क्वेश्चन बोलने हैं। आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं तो घर में बैठे हो तो मन में बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो आत्मचिंतन आत्म मनन जब अपन करते हैं तो उसमें जो भी चीजें अपनी मेमोरी में जाती हैं वो चीजें परमानेंट सेव हो जाती हैं, यानी उनको कुछ ही समय बाद फिर आप रिकॉल कर लो या रिवीजन कर लो तो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, जिससे कि वो माइंड में सेट होने का मतलब है नौकरी लगना। क्यों, पेपर तभी निकलेगा अगर अपन सब कुछ पढ़ लें और एग्जाम हॉल में सब भूल जाएं तो उससे पेपर से नौकरी सॉरी ऐसा करने से नौकरी ना तो पेपर निकलेगा और जब पेपर नहीं निकलेगा तो नौकरी भी गई, ठीक। इसको टाइगर ऑफ रिवर बोला जाता है, ठीक है, इसको टाइगर ऑफ रिवर बोला जाता है, टाइगर ऑफ रिवर, ठीक है ना। इसको टाइगर ऑफ रिवर बोला जाता है या कहा जाता है। इसका जो आवास है, आवास का मतलब इसका घर, इसका जो घर है वो नर्मदा नदी है, आवास आवास नर्मदा नदी, विशेषकर खंडवा और खरगोन। अरे यार इसको मैंने इससे लिखता हूँ ब्लैक से यार, अलग अलग समझ में आ जाता। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, खंडवा और खरगोन, इसका नर्मदा नदी, खंडवा और खरगोन। अब जब अन्य जितनी भी आए हैं, चाहे पशु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पक्षी हो, सभी के वैज्ञानिक नाम है। तो पहले तो आप इन सभी के वैज्ञानिक नाम अपने मन में बोलिए और कमेंट कीजिए। दूसरा में इसका ही वैज्ञानिक नाम वो जो है टोर या टोरा पुटोरा, ठीक, मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक जो नाम है वो टोर है, टोर या टोरा प्यूटी टोरा, टोरा प्यूटी टोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। अब इसको जब टाइगर ऑफ रिवर बोला गया, यानी कि टाइगर है, यानी कि पावर टाइगर जो होता है ना, टाइगर जो होता है जंगल का शेर होता है, यानी कि जंगल में सबसे ज्यादा अगर कोई भी जानवर भागता है टाइगर एक कारण ही भागता है, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको टाइगर ऑफ रिवर बोला गया, यानी कि इसकी भी नदी, यानी नदियों में इसकी अपनी एक अलग ही रुतबा या पहचान अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इसके अंतर्गत अपन जब पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत अपन जो पढ़ेंगे इसको जल की गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको
जल गुणवत्ता सूचक दोस्तों आज क्या मैं इसमें स्याही डालना भूल गया। अब मैं अगर बीच में डालूंगा तो आपका समय खराब होगा, तो जैसा भी आप एडजस्ट करें, कल से लेकर मैं स्याही डाल कर ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ठीक वाटर यानी कि जल गुणवत्ता सूचक यानी वाटर क्वालिटी इंडिकेटर कहा जाता है। तो यानी कि जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां ये मर जाती है। जहां प्रदूषण ज्यादा होता है, यहाँ यहाँ प्रदूषण ज्यादा होगा वहां ये मर जाएगी। ये मर जाती है, ठीक है ना। इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र का मतलब होता है कि इनकी जनसंख्या बढ़ोतरी का केंद्र है। यहाँ पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी है, तो इसका जो यानी महासीर जो प्रजनन केंद्र है वो बड़वाह और खरगोन में है। महासीर मछली का जो प्रजनन केंद्र है, महासीर प्रजनन केंद्र है वो बड़वाह खरगोन में। ठीक, क्यों बड़वाह खरगोन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी के अंतर्गत दो जिलों को ज्यादा महत्व में लिया गया है, खंडवा को लिया गया है और खरगोन को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब महासीर का संरक्षण, संरक्षण का मतलब जो होता है महासीर संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र का मतलब इसकी सिक्योरिटी करना, आप तो जो मान सकते हो, वो भोपाल में है। ठीक, इसको जो IUCN है, IUCN ने इसको जो है वो मतलब जी समझ लो कि इसको एक संकटग्रस्त प्रजाति कहा है, ठीक है। तो वो इतना IMP अपने लिए है नहीं, ठीक है। तो अपन उसको माने तो जो भी है वो मैंने आपको राज्य की मछली के बारे में जो बताया है वो महासीर, उसकी घोषणा कब हुई थी? 22 नवंबर 2011 को हुई थी। इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। आवास क्या है? नर्मदा नदी, खंडवा खरगोन में। वैज्ञानिक नाम ट्योरा पिटोरा है। इसको जल गुणवत्ता सूचक यानी वाटर क्वालिटी इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर प्रदूषण होगा तो ये मर जाती है, यानी कि यहाँ प्रदूषण होगा मर जाती है, तो यानी कि इसका प्रदूषण होने पर, ज्यादा होने पर इसका मर जाना ही इसकी ये बताया था कि यहाँ पर जल प्रदूषित है, यानी कि यहाँ पर गुणवत्ता सही नहीं है पानी की, यानी यहाँ प्रदूषण है। ठीक, इसका जो प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र का मतलब होता है कि किसी की जनसंख्या बढ़ाना, वो है बड़वा खरगोन में। और जो महासीर संरक्षण केंद्र यानी यहाँ इसको सिक्योर किया जा रहा है वो है भोपाल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो महासीर मछली यानी कि राज्य की मछली से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये आपको अब भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो अपडेट होती है न्यूज, वो न्यूज जो MP की अपडेट होगी या इंडिया के अंतर्गत अपडेट होगी और इनसे संबंधित होगी, तो मैं समय समय पर आपको इसी चैनल पर वो और बताता रहूंगा, जिससे कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने पूरा पढ़ लिया लेकिन जो न्यूज चल रही है या जो अपडेट आया है उस अपडेट पर अगर अपना ध्यान नहीं गया तो अपडेट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है और अपन उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी यहाँ तक ही रहती है। आज मैंने आपको मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय खेल और राजकीय मछली पढ़ा दी। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन
PYQ के फॉर्म में मिले या किसी भी मॉक टेस्ट में मिले, या सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूं कि आप कोई भी जो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन बैंक होती है यानी बुक होती है, आप उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर देखिएगा। आपको ये 100% लगेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी अपन यही समाप्त करते हैं, और कल अपन जो पढ़ेंगे वो राजकीय प्रतीक के अंतर्गत जो अपन कल पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे फसल के बारे में, फल के बारे में, और भी जो भी चीजें उसके बारे में। और जो इससे अभी जब राजकीय प्रतीक हो जाएंगे तो ये एक राजकीय प्रतीक होने में तक राजकीय प्रतीक होने तक मैंने आपको एक सिंपल एक बायोडाटा दिया है मध्य प्रदेश का। ठीक, फिर अपन उसके बाद शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश पहले जो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में होने के बाद फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो स्थिति के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिकता के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, वनों के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि अपना क्वेश्चन एक भी बाहर ना जाए। तो जय हिंद।